दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। मैं एक टीचर हूं और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और पिछले 12 ईयर्स से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को मैंने अब तक पढ़ाया है इन 12 ईयर्स में, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से थे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं 20-25% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से भी थे। जब मैंने इन स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाया 12 ईयर्स तक, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपकी लाइफ में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है इंग्लिश लर्निंग स्किल्स में। दोस्तों, जब बात इंग्लिश को बेहतर करने की हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात डिक्शनरी की ना हो, क्योंकि वर्ड पावर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंग्लिश बेटर करने के लिए होना चाहिए। अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी है तो आप इंग्लिश की जो 4 मेजर स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, किसी में भी अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है। वोकैबुलरी अच्छा करने के लिए, अपनी वर्ड पावर को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, वर्ड पावर बढ़ाने के लिए हमें जरूरत होती है एक अच्छी डिक्शनरी की। तो ये क्वेश्चन अक्सर मेरे सामने आता है, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सी डिक्शनरी परचेज करनी चाहिए, कौन सी डिक्शनरी हमारे लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो ये क्वेश्चन अक्सर मुझे फेस करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को फोकस करते हुए एक वीडियो लेसन आपके लिए तैयार करूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन हो कि सर हम एक डिक्शनरी परचेज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए किस तरह की, कौन सी डिक्शनरी सबसे अच्छी रहेगी। क्योंकि मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की डिक्शनरीज हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स को टारगेट करके लिखी गई हैं। एक डिक्शनरी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरी डिक्शनरी आपके लिए उतनी अच्छी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आपका अपना जो लेवल है, आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है, वो दूसरों से कई बार डिफरेंट होती है। सबका लेवल डिफरेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सी डिक्शनरी सबसे अच्छी रहती है, आपको कौन सी डिक्शनरी परचेज करनी चाहिए। तो आज का ये क्लास एक तरह से एक रिव्यू है एक डिक्शनरी का, और वो कौन सी डिक्शनरी है जिसका मैं रिव्यू देने वाला हूं वो अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको मिल जाएगा। नंबर 1, बेस्ट तरीका क्या है किसी डिक्शनरी को पढ़ने का। नंबर 2, बेस्ट डिक्शनरी आपके लिए आखिर है कौन सी। नंबर 3, वो कौन सी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम आसानी से नए नए वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो लेसन में इन सारी बातों के बारे में, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग आज नए हैं हमारी इस क्लास में, वो इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हमारी क्लास में ग्रामर के सभी चैप्टर्स को सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है, और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके बेस पर भी बहुत सारे लेसन्स यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। ये एक इंटरैक्टिव क्लास है जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछ करके भी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर किसी सिंगल टॉपिक पर बहुत सारी क्वेरीज हमें मिलती हैं तो हम बहुत जल्द उस पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस लेसन में और जानते हैं डिक्शनरी कौन सी है जो आपके लिए सबसे अच्छी है, कैसे सबसे अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है डिक्शनरी को, और कितना टाइम पर डे सफिशिएंट है एक अच्छी डिक्शनरी को यूटिलाइज करने के लिए। फ्रेंड्स, निश्चित ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ही ये है कि उनके माइंड में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है इन क्वेश्चन मार्क्स को फुल स्टॉप में बदलने की। यानी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर सर्च करते रहते हैं तो आप एक अच्छे लर्नर हैं। आज नहीं तो कल आप जबरदस्त इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इससे ये तो पता लगता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हैं। दूसरा, आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा लेसन है वो अपने आप में एक बुक रिव्यू है। तो हमारे सेगमेंट में आपका स्वागत है, बुक रिव्यू बाय कृष्णा सर। और आज जिस बुक का रिव्यू, आज जिस डिक्शनरी का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं
वो है एक बहुत ही शानदार डिक्शनरी जो काफी पॉपुलर भी है। और इस डिक्शनरी का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरीज नॉर्मली 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी और बाइलिंगुअल डिक्शनरी। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी वो होती हैं जो आपको जिस लैंग्वेज में वर्ड है उसी लैंग्वेज में मीनिंग प्रेजेंट करती हैं, यानी जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी टू हिंदी। ऐसी डिक्शनरी को हम मोनोलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं। और जो डिक्शनरी आपको वर्ड को, जैसे वर्ड इंग्लिश में है और उसका वो दूसरी लैंग्वेज में, अक्सर आपकी नेटिव लैंग्वेज में उसका मीनिंग प्रेजेंट करती हैं या आपके वर्ड को ट्रांसलेट करके बताती हैं, उसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हैं, तो ऐसी डिक्शनरी को बाइलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं। जैसे वर्ड इंग्लिश में है और उसका मीनिंग आपकी डिक्शनरी में हिंदी में बताया जा रहा है, तो ऐसी डिक्शनरी को हम बाइलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं। तो ये जो आपके सामने डिक्शनरी है, जो वर्जन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह की डिक्शनरी है, इंग्लिश हिंदी। यानी ये मोनोलिंगुअल भी है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी दिया गया है मीनिंग, और ये बाइलिंगुअल भी है, यानी इंग्लिश का हिंदी वर्जन भी दिया गया है। इसलिए ये डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी आपके लिए है। आपको अलग अलग डिक्शनरी परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूरत पड़ती है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी की। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी की। और ये डिक्शनरी दोनों ही टारगेट्स को, दोनों ही वर्जन्स को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, अगर आप कोई अच्छी डिक्शनरी परचेज करने की सोच रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोनोलिंगुअल भी है, इंग्लिश टू इंग्लिश, और ये बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश टू हिंदी। तो ये डिक्शनरी जब आप परचेज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में आपने सही बुक पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और ये बुक काफी लॉन्ग टाइम तक इंग्लिश लर्निंग स्किल्स में आपकी हेल्प करने वाली है। अब चलिए मैं इस डिक्शनरी का आपको फर्स्ट पेज ओपन करके दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरी एक अपनी पुरानी डिक्शनरी है। मैंने इसको काफी टाइम पहले परचेज किया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी की हेल्प से उन स्टूडेंट्स की हेल्प करूं जो एक अच्छी डिक्शनरी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस डिक्शनरी से मैं काफी सेटिस्फाइड हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ, मैंने एक अच्छी बुक पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, और इसको जब मैं रीड करता हूं तो मैं फुली सेटिस्फाइड फील करता हूं, और जो भी मेरी क्वेरीज हैं मुझे क्लियर हो जाती हैं। तो जब एक टीचर को इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इससे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए तो ये ऑसम है। अब देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। तो यहाँ पे ये इसका टाइटल दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये किस टाइप की डिक्शनरी है। और अब हम इसका नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, इसके जो एडिटर्स हैं वो हैं डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर रामनाथ सहाय, और इसके जो पब्लिशर है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो फ्रेंड्स, ये दुनिया भर का एक जाना माना बहुत बड़ा ब्रांड है ऑक्सफोर्ड, जो इंग्लिश डिक्शनरीज के लिए वर्क करता है। इनके डिक्शनरीज वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस हैं। तो इनकी डिक्शनरीज को परचेज करना अपने आप में एक राइट डायरेक्शन में किया गया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड को इंग्लिश का गढ़ माना जाता है। अब हम इस डिक्शनरी के नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल्स दे रखी हैं, और इस डिक्शनरी का यहाँ पे आप देखिए ISBN नंबर भी दे रखा है। ISBN नंबर एक तरह से क्वालिटी साइन है कि जो अच्छी बुक्स हैं उनको ये ISBN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो ये आप देख सकते हैं, इससे ये वेरीफाई होता है कि ये बुक वर्ल्ड बुक मार्केट के अंदर अपना एक अहम स्थान रखती है, और ये बुक अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप एक सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे इसका विषय सूची, यानी क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लिए गए हैं, ये यहाँ पे दिया गया है। और इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सब इन्होंने हिंदी में दिया है। इससे ये पता लगता है कि जो एडिटर्स हैं उनका मेन टारगेट
उन स्टूडेंट्स को हैंडल करना भी रहा है, इसमें उनको टारगेट करना भी रहा है जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, जिससे कि इस बुक को और ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस पेज नंबर पर है, ये पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रीफेस दिया हुआ है कि इस डिक्शनरी में आपको क्या क्या मिलने वाला है और जो इसके एडिटर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है, इस डिक्शनरी को आप किस किस टारगेट के लिए पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एडिटर्स ने आपको इस डिक्शनरी के बारे में बताई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इस डिक्शनरी को यूज करें। आप देख सकते हैं प्रयोग विधि, यानी हाउ टू यूज दिस डिक्शनरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिक्शनरी यूज करते हैं लेकिन जो तरीका उनका है वो कई बार सही नहीं होता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो डिक्शनरी परचेज तो बहुत शौक से करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो उनका क्रेज होता है जब वो नई डिक्शनरी परचेज करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो डिक्शनरी उनकी एक तरह से उनके म्यूजियम में पहुंच जाती है बस रखने के लिए। वो उसका रेगुलर यूज नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो उनका जो वे ऑफ यूज है वो साइंटिफिक नहीं होता, सही नहीं होता। तो यहां आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि डिक्शनरी को सही से समझने के लिए आप किस तरीके से उसको फॉलो करें, कहां पर क्या चीज दे रखी है, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। इसमें बहुत सारी एब्रीविएशंस यूज की गई हैं तो उनको भी यहाँ पर डिकोड किया गया है कि इस एब्रीविएशन का ये मतलब है, यहाँ पर आपको ये चीज मिलती है, नंबर 2 पर ये मिलता है, नंबर 3 पर ये मिलता है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि मैं इस डिक्शनरी को यूज कैसे करूं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये काफी डिटेल में इन्होंने दे रखा है। ये पूरा जो हम देख रहे हैं ये प्रयोग विधि यानी कि हाउ टू यूज दिस डिक्शनरी, यही इनका सेगमेंट है। अब हम आगे देखते हैं। आप टाइटल देख सकते हैं उच्चारण शैली यानी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के लिए हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल क्लासेस नहीं होती। हमारे ज्यादातर एग्जाम्स जो होते हैं वो रिटन बेस होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग काफी डिस्टर्ब रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और राइट प्रोनाउंसिएशन को लेकर के हमारे सामने काफी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही स्पेलिंग के लिए ट्रेन किया जाता है, मीनिंग जानने के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पर उतना वेट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से किसी वर्ड को सही से प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाए ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो यहाँ ये डिक्शनरी आपको काफी सपोर्ट करती है, एक्सप्लेन करती है कि आईपीए सिंबल्स क्या हैं और उनका किस तरीके से यूज किया जाना है और किस सिंबल का क्या साउंड है। ये पूरा यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से डिक्शनरी में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस पेज को जब विजिट करेंगे इस डिक्शनरी में तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन दिया जाना चाहिए, उसका क्या सिस्टमैटिक बेस है, ये इन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टाइटल आप देखेंगे लेबल, यानी इसमें बहुत सारे लेबल्स यूज किए गए हैं डिक्शनरी के अंदर, टैग्स यूज किए गए हैं। तो ये डिक्शनरी आपको बताती है कि किस लेबल का क्या मतलब है, क्योंकि जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोड्स यूज होते हैं जिनकी जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं होती। वो केवल अपने वर्ड का, जिस वर्ड का वो मीनिंग जानना चाह रहे थे उसका हिंदी मीनिंग जान करके कई बार डिक्शनरी को क्लोज कर देते हैं। लेकिन आपके उस वर्ड को सर्च करते समय अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उस वर्ड के बारे में, जिनको अगर आप सही से समझें तो न सिर्फ वो आपके वर्ड को समझने का जो प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से आप अपने वर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, उस वर्ड को फिर आप कभी भूलते नहीं है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज हो जाती है उस चीज को भूलना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब हम आधे अधूरे तरीके से चीजों को करते हैं, हम उस वर्ड को परफेक्ट तरीके से जान ही नहीं पाते, सिर्फ उसका एक साइड हम क्लियर करते हैं और डिक्शनरी बंद कर देते हैं, तो कई बार हम एक ही वर्ड को बार बार विजिट करने के लिए मजबूर होते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, कई बार हम बोर भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हम नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कोड्स के बारे में बताया गया है कि डिक्शनरी के अंदर ये कोड्स अगर दिए गए हैं तो उनका क्या मतलब है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये कोड्स काफी डीपली दिए गए हैं, यहाँ ग्रामेटिकल कोड्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स वहां पे यूज किए गए हैं डिक्शनरी में। तो ये आपको बताया गया है कि इन वर्ड्स को आप पाएंगे जब किसी वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे एक अलग से इन्होंने लिस्ट किया है कि ये एब्रिविएशंस हैं
जिनको आप इसमें डिक्शनरी में यूज होते हुए पाएंगे। तो वहां पे आपको इसको क्या सेंस आउट करना है, किस एब्रीविएशन का क्या मतलब है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है AME। तो जहां भी जिस वर्ड के साथ आप ये देखें तो इसका क्या सेंस आपको निकालना है। इसका सेंस है फ्रेंड अमेरिकन इंग्लिश, BRE आप देख सकते हैं। तो इस कोड का मीन क्या है, इस कोड का मीन है ब्रिटिश इंग्लिश। तो जब आपको ये एब्रीविएशंस क्लियर होती हैं, तो जब आप डिक्शनरी को विजिट करते हैं तो आप बहुत डीपली उस वर्ड को समझ पाते हैं। तो इस डिक्शनरी में न सिर्फ आपको सीधे सीधे ये दिया गया है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, आपको एक मेथड भी डिस्कस किया गया है कि डिक्शनरी का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने के लिए आप उसको स्टडी किस तरीके से करें। ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं इस डिक्शनरी को बहुत पसंद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मेन सेगमेंट पर आ जाते हैं। यहां से फर्स्ट लेटर A से इन्होंने स्टार्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या नई बात है, हर डिक्शनरी A से स्टार्ट होती है। बिल्कुल यू आर राइट। जितनी भी डिक्शनरीज होती हैं ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में वर्ड्स को हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं, यानी हर डिक्शनरी की स्टार्टिंग A से होगी। और डिक्शनरी का जो प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से वो वर्ड्स के बारे में आपको इन्फो देती है, ये ही किसी डिक्शनरी को स्पेसिफिक बनाता है और उसको पॉपुलर बनाता है। इस डिक्शनरी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं इस डिक्शनरी को अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, आपको भी रिकमेंड करता हूं। आप इस डिक्शनरी को परचेज करिए, आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज वोकैबुलरी में मिलने वाली है। आपको लगेगा कि हाँ अब एक सही तरीका हमें समझ में आया है डिक्शनरी यूज करने का, क्योंकि इस डिक्शनरी में जिस तरीके से चीजों को इलैबोरेट किया गया है उसकी एक झलक आज आपको इससे मिलने वाली है इस वीडियो लेसन से। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे एक नहीं बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस डिक्शनरी को इतना पॉपुलर बनाते हैं। और इसका फीचर नंबर 1 जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस डिक्शनरी में एक बहुत अच्छी चीज क्या पाएंगे कि जब आप कोई वर्ड सर्च करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने कभी हिंदी में भी नहीं सुना होता है या उस चीज को कभी देखा नहीं होता है। तो बिना किसी चीज की इमेजिनेशन लिए उस चीज को याद करना समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या किया गया है, इस डिक्शनरी में कुछ आपको पिक्स भी दी गई हैं, जिससे कि एक जनरल आइडिया, एक परसेप्शन आपका डेवलप होता है कि अच्छा ये चीज ये होती है और ये चीज ये होती है, दोनों में डिफरेंस ये होता है। आप पिक्स में उस डिफरेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज हैं जिनमें माइनर डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस की वजह से उनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाने वाली चीज हम केवल ज्यादातर 2 ही जानते हैं, एक तो शिप और एक बोट। लेकिन शिप और बोट के बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आती हैं। तो यहाँ पिक के थ्रू ये चीज इलैबोरेट की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया है इन्होंने पिक रिप्रेजेंटेशन, ये बोट्स एंड शिप्स, जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो ये डिक्शनरी आपको इस तरीके से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैनल बोट या बार्ज आप देख सकते हैं, इसका पिक इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह की होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं होवरक्राफ्ट। तो होवरक्राफ्ट को लेकर के इस तरीके से इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप थोड़ा डिफरेंस जज कर सकें कि क्या डिफरेंस है। और आप देख रोइंग बोट जो कि एक सिंपल बोट होती है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, रो बोट, ROWBOAT। तो काफी अच्छे तरीके से ये ट्रॉलर है, ट्रॉलर को रिप्रेजेंट किया है। ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस है उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आपके सामने कोई पिक हो। तो ऐसे बहुत सारी पिक इन्होंने यहां दी गई हैं। जैसे ये लाइनर है और ये देखिए डिंगी है, कयाक और कैटामैरन, बार्ज, बहुत सारी चीजें, यॉट, मोटर बोट। इससे क्या होता है, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन आ जाती है कि अच्छा ये चीज ऐसी होती है और ये चीज इस तरह की होती है। दोनों का म्यूचुअल डिफरेंस ये होता है, एक यॉट और बोट में क्या डिफरेंस है, या एक शिप का क्या डिफरेंस है एक डिंगी के साथ। तो ये बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं जब हम पिक के थ्रू देखते हैं। तो ये इस बुक की एक खास बात है, एक स्पेशल फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया। जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब आप कैमरा सर्च करते हैं तो ये डिक्शनरी आपको उसका पिक भी प्रेजेंट करती है, जिसमें उसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ कैमरा,
उनके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे देखिएगा कैमरा के अलग अलग पार्ट्स को इन्होंने एलैबोरेट किया है। व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट, लेंस, शटर, अपर्चर और यहां पे ये फिल्म, ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन की है। इससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है और उस वर्ड को लेकर के और ज्यादा कंफर्म तरीके से आप जान पाते हैं, क्योंकि जिन चीजों को हम एक बार देख लेते हैं वो अनफॉरगेटेबल हो जाती हैं। हमारा सबसे बेस्ट मोड ऑफ लर्निंग क्या है? चीजों को देखना। तो इसलिए इसमें पिक्स भी अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं, खासतौर से उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जहां पर कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, जस्ट उसका हिंदी मीनिंग दे करके हम उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहां ये डिक्शनरी इस तरीके से इनकी पिक्स भी देती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। देखिए जब आप सर्च करते हैं ईयर, तो आप देखिए यहां पे ईयर का इन्होंने पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया है। तो आप देख सकते हैं आउटर ईयर, ईयर कैनल, ईयर लोब, ईयर ड्रम, मिडल ईयर, लैबिरिंथ। तो ये पार्ट्स ऑफ ईयर यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इससे क्या होता है, आप ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को जान पाते हैं और एक वर्ड के साथ आप बहुत सारे वर्ड्स जो उससे इंटर रिलेटेड हैं उनको भी जान पाते हैं। और फ्रेंड्स दूसरी जो स्पेशलिटी है इस डिक्शनरी के बारे में वो है इसके बॉक्स नोट। ये बॉक्स नोट क्या है? देखिए इस डिक्शनरी में इस तरीके से जब कहीं इन्हें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देना होता है तो इस तरीके से उसको बॉक्स किया जाता है, बॉक्स नोट, जिसमें जैसे आप चिकन इसका जब मीनिंग सर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये एक बॉक्स नोट दे रहे हैं जिसमें इन्होंने चिकन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। जैसे मुर्गा, मुर्गी और उसके मांस के लिए सामान्यतः शब्द चिकन का यूज किया जाता है। मुर्गे को कॉक और अमेरिकन इंग्लिश में इसको रोस्टर कहा जाता है और मुर्गी को हैन और उनके बच्चे को चिक कहते हैं। तो आप केवल चिकन वर्ड सर्च कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप चिकन पर आते हैं तो ये बॉक्स नोट चिकन से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहां देता है। तो इस तरीके से इन्होंने काफी अच्छे तरीके से किसी भी वर्ड को कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको बार बार उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को सर्च ना करना पड़े। जैसे ही आप चिकन सर्च करेंगे यहाँ पे आपको चिकन के साथ साथ उसका अमेरिकन वर्जन और उसमें मेल फीमेल ये इंफॉर्मेशन और बेबी वर्जन क्या है उसका, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, चिक कहते हैं, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो मुझे इनका ये जो प्रेजेंटेशन है डिक्शनरी का ये भी बहुत खास लगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए जब आप सर्च कर रहे होते हैं, जैसे यहां पे देखिए एक और बॉक्स नोट में आपको दिखाता हूं, दी डेफिनेट आर्टिकल। तो जब आप आर्टिकल के बारे में यहां सर्च करते हैं तो यहां एक बॉक्स नोट आता है दी डेफिनेट आर्टिकल के साथ कि निश्चयात्मक आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस शब्दकोश के अंत में क्विक ग्रामर रेफरेंस देखिए। यानी जहां कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप होता है और उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो आपको बॉक्स नोट में रेफरेंस उसका दिया जाता है कि आपको रेफर किया जाता है कि इसके बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा और डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहां विजिट कर सकते हैं, किस पेज नंबर पर या डिक्शनरी के किस सेगमेंट में आपको इसकी डिटेल मिल सकती है। तो ये चीजें भी आपको इसमें यहां देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं इस डिक्शनरी को एप्रिशिएट करता हूं और अपने सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या फिर वो हिंदी मीडियम के हों। और फ्रेंड्स जब आप इस डिक्शनरी के टेल पर आते हैं, यानी ये जेड का सेगमेंट यहां जब फिनिश हो जाता है और जब आप टेल पर आते हैं तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन्होंने दिया है क्विक ग्रामर रेफरेंस। इसमें कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज भी इन्होंने शेयर की गई है। जैसे वर्ब्स के बारे में बताया इन्होंने हमें और टेंसेज के बारे में भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो काफी कुछ अच्छे तरीके से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी यहाँ इन्होंने शेयर किया है। तो मुझे ये डिक्शनरी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इन्होंने हर उस कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश की है जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो जाता है जब वो किसी भी वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहे हों। तो थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। हालांकि यहाँ पे ये केवल 10 to 12 पेजेज में कवर किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं नहीं कह सकता कि टोटल ग्रामर यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन जो ग्रामर का एक
मेन कॉन्सेप्ट है जो किसी वर्ड को समझने के लिए जरूरी है, वो यहां आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको एक्सरसाइजेज नहीं मिलेंगी ग्रामर की, लेकिन जो रेफरेंशियल नॉलेज है किसी वर्ड को समझने के लिए ग्रामर की, वो यहाँ इन्होंने डिस्कस किया है डिक्शनरी के टेल में जब आप लास्ट में आते हैं। तो ऐसी बहुत सारे फीचर्स इस डिक्शनरी में आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए एक आपको लास्ट में मिलता है ये कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशंस यूजिंग नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे ये इंटरनेशनल नंबर्स हैं और इनका जो वर्ड्स में इसको किस तरीके से प्ले किया जाएगा ये यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है। और देखिए ये पूरा इन्होंने दिया है मिलियंस तक, तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये मुझे लगी। और भी इन्होंने चार्ट्स दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स एंड SI यूनिट्स। तो यहाँ आपको ये पूरा दिया गया है मैट्रिक सिस्टम के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटी, ये भी काफी अच्छा इन्होंने चार्ट दिया है। रोमन नंबर्स को लेकर के भी इन्होंने एक चार्ट यहां दिया है कि किस नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा। तो काफी अच्छे अच्छे चार्ट्स दिए हैं। और लास्ट में इन्होंने एक और चार्ट दिया है, ये है केमिकल एलिमेंट्स। तो इसमें बहुत सारे कोड्स यूज किए गए हैं डिफरेंट केमिकल्स के लिए, उनकी नॉलेज भी हमें दी गई है। और यहाँ पे केमिकल्स का ये एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, जैसे एक्टिनियम, इसका कोड है, सिंबल है AC और इसका एटॉमिक नंबर है 89। तो काफी होलिस्टिक तरीके से ये डिक्शनरी कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करती है। तो ये इस डिक्शनरी का लास्ट पेज है। और फ्रेंड्स ये जो डिक्शनरी है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं, अगर मैं सारी चीजों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं तो मुझे लगता है वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप पहले डिक्शनरी को परचेज करें और फिर जो आनंद मुझे आया इस डिक्शनरी को पढ़ करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में, वो आपको भी मिले। रियली बहुत फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलर और सही मेथड से इस डिक्शनरी को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वोकैबुलरी स्किल्स हैं वो एक नए लेवल पर होंगी। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस बुक के MRP के बारे में। जब इस बुक को मैंने परचेज किया था तो इस बुक का MRP था 545। क्योंकि ये डिक्शनरी मैंने 6-7 इयर्स पहले परचेज की थी, तो अब इसका जो MRP है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं इस डिक्शनरी के बारे में ये जरूर फील करता हूं कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा ये मानता है कि उसका जो वोकैबुलरी लेवल है, स्टैंडर्ड उसका सही नहीं है, तो उसको ये डिक्शनरी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में यहाँ बैक में भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ओवर 50,000 रेफरेंसेज यहाँ दिए गए हैं, यानी 50,000 से ऊपर आपको यहाँ पे वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और ओवर 200 इलस्ट्रेशंस आपको इसमें दिए गए हैं, पिक्स आपको दी गई हैं जो आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करती हैं। और क्या स्पेशलिटी है डिक्शनरी की? इसेंशियल साइंटिफिक एंड टेक्निकल वोकैबुलरी। इसमें साइंटिफिक और टेक्निकल वोकैबुलरी के लिए भी अलग से सेगमेंट दिए गए हैं। और वर्ड्स फ्रॉम करेंट यूसेज, जो वर्ड्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो इंडियन इंग्लिश के अंदर ज्यादा पॉपुलर टर्म्स हैं उनको यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद स्पेशलिटी क्या है? डिटेल्ड इंग्लिश एंड हिंदी डेफिनेशंस। आपको परफेक्ट तरीके से इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, उनके डेफिनेशंस दी गई हैं, जिससे कि आप अच्छे से किसी भी ऐसे वर्ड के बारे में जान सकें जो वर्ड आपके लिए नया है। और नेक्स्ट इसकी स्पेशलिटी है प्रोनाउंसिएशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। और नेक्स्ट है हेल्पफुल नोट्स ऑन ग्रामर, जो उस वर्ड के बारे में ग्रामेटिकल इनपुट है वो भी शेयर किया गया है। वोकैबुलरी एंड राइटिंग, यानी कि उस वर्ड को लेकर के जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सकती है आपको यहां प्रोवाइड की गई है। तो आप देख सकते हैं ये इस बुक की थिकनेस है और थोड़ा बल्कि है ये बुक। लेकिन अगर आप ये बुक परचेज करते हैं, ये डिक्शनरी परचेज करते हैं, तो मुझे लगता है
कि फिर आपको किसी और डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। लेकिन सही एडवांटेज आप तभी ले सकते हैं जब सही मेथड से डिक्शनरी को यूज करें और रेगुलर यूज करें। अब अगर मैं आपको इसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस के बारे में बताऊं तो इसका जो लास्ट पेज काउंट है वो है 1395। उसके बाद भी इन्होंने कुछ सीट्स दी हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, कुछ टेबल्स दिए हैं, कुछ चार्ट्स दिए हैं जिनका पेज नंबर इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आप ये मान सकते हैं ओवरऑल 1400 इसकी एक तरह से नंबर ऑफ पेजेस इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में काफी अच्छी खासी बल्कि डिक्शनरी है। और इसका जो प्राइस है इसकी क्वालिटी को देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कभी मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अगर इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस अगर मल्टी कलर होते तो और ज्यादा अट्रैक्टिव ये बुक हो सकती थी, लेकिन उस कंडीशन में प्राइस भी अप होता। कुछ इसके मल्टी कलर एडिशंस भी हैं लेकिन वो कॉस्टली हैं। ओवरऑल अगर हम प्राइस फैक्टर को ध्यान में रखें तो उस प्राइस रेंज के अंदर ये अपने आप में एक परफेक्ट ऑसम डिक्शनरी है। कोई मुझे इसमें कहना चाहिए माइनस पॉइंट ऐसा नहीं नजर आया जिसको मैं काउंट कर सकूं, क्योंकि जहां तक मल्टी कलर एडिशन की बात है तो वो एक कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है वो नॉलेज को बूस्ट अप करना है। तो एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत क्या है। तो ये पॉकेट फ्रेंडली वर्जन है डिक्शनरी का और हर तरीके से मैंने ये पाया है कि ये एक परफेक्ट डिक्शनरी है। लेकिन मैटर वहीं आ जाता है, अगर आपका वे ऑफ यूज साइंटिफिक है, सही तरीके से आप यूज करते हैं और अगर आप रेगुलर हैं तो एडवांटेज डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ड सर्च करें उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के एंगल से स्टडी करें। जैसे मान लीजिए आप एक वर्ड सर्च कर रहे हैं और वो वर्ड है सपोज करिए एक्ट, आपको डिक्शनरी में सर्च करना है एक्ट। तो डिक्शनरी आपको उस वर्ड के बारे में बताती है, उसके साथ साथ आपको उसके डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे एक्ट से एक वर्ड डेवलप हो सकता है एक्शन, इसी से कनेक्टेड वर्ड है एक्टर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एक्टिंग। तो आप उस वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको भी देखें अच्छे से। ये नहीं कि केवल आप ACT एक्ट ये वर्ड सर्च कर रहे थे तो इसका मीनिंग देखा और डिक्शनरी क्लोज कर दी, क्योंकि फिर कभी आप इस वर्ड से कनेक्टेड और वर्ड्स के बारे में जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से आप इसी वर्ड पर आएंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करते समय आपके सामने वर्ड आ रहा है एक्शन, तब भी आप इसी एंट्री पर आएंगे एक्ट पर। तो जब भी आप कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में जितना भी इनपुट डिक्शनरी में दिया गया है उसको परफेक्टली समझना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जब एक वर्ड को सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ लिंक हो जाते हैं, जैसे एक्ट, एक्शन, एक्टर, फिर इसका फेमिनिन वर्जन हो गया ACTRESS एक्ट्रेस। तो बहुत सारे वर्ड्स, अब जैसे एक्शन का ये सिंगुलर वर्जन है, प्लूरल वर्जन क्या हो गया एक्शंस, ACTIONS। ऐसे एक्ट का प्लूरल वर्जन क्या हो गया ACTS। और फिर डिक्शनरी आपको उसके यूज के बारे में भी कमेंट करती है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमने जिस वर्ड को सर्च करना है बस उसका मीनिंग सर्च किया, डिक्शनरी को क्लोज कर दिया, तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से डिक्शनरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें उसके यूज पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं उनका यूज जो होता है एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी के बेस पर वर्ड को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने वर्ड सर्च किया कट, CUT कट, कट मीन्स उन्होंने देखा काटना। अब जहां कहीं भी उनके हिंदी स्टेटमेंट के अंदर ये वर्ड आ रहा होता है काटना, वो क्या वर्ड यूज कर देते हैं इंग्लिश में उसके लिए कट, और कई बार वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है। अगर काटने के लिए दांतों का इस्तेमाल किया गया है, अगर टीथ का यूज हुआ है किसी भी चीज को काटने के लिए, तो वहां पे वर्ड कट नहीं आएगा, वहां पे वर्ड सपोर्ट करना है आपको बाइट। तो इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो डिक्शनरी में दी गई है। तो जब भी आप डिक्शनरी को यूज करें तो आप सिर्फ उस एक वर्ड का मीनिंग देख करके उसको क्लोज ना करें, उस टोटल एंट्री को समझें।
बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अमेरिकन वर्जन और ब्रिटिश वर्जन डिक्शनरी आपको एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च किया प्रोग्राम, PROGRAMME, ये वर्ड आपने सर्च किया, तो डिक्शनरी आपको बताती है कि इसका जो अमेरिकन वर्जन है वो क्या है, वो है प्रोग्राम, PROGRAM। तो अगर आप थोड़ा डीपली समझते हैं इन चीजों को, तो क्या होगा कि आपके सामने कभी ये वर्ड भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो यूएस बेस्ड हैं, तो वो जो कंटेंट राइटिंग करती हैं अपने प्रोडक्ट्स पर, जो स्पेलिंग्स यूज करती हैं वो अमेरिकन इंग्लिश से होते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश को सपोर्ट करती हैं, तो वहां पे उनकी कंटेंट राइटिंग में, उनकी पैकेजिंग में ये स्पेलिंग आपको मिलेगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वरना हो सकता है आप इस वर्ड के साथ तो कनेक्टेड हैं और वर्ड आपके सामने ये आता है तो शायद आप इसे इनकरेक्ट मान लें, या आपने इस वर्ड को फॉलो किया है और वर्ड आपके सामने ये आ रहा है तो आप इसको इनकरेक्ट मान लें। लेकिन अगर आपने थोड़ा डीपली स्टडी किया है एंट्री को, तो जब आप डिक्शनरी में ये वर्ड सर्च कर रहे थे तो आपकी डिक्शनरी ने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है कि अमेरिकन वर्जन इसका ये है, तो फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों ही वर्ड्स के साथ आप फ्रेंडली फील करेंगे। तो डिक्शनरी को सही से यूज करना ये जरूर हमें आना चाहिए, रेगुलर वे में यूज करना चाहिए, और जो भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं कोशिश करनी चाहिए कि जो हम ग्रामेटिकल वर्क करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेज करते हैं, उसमें हम ओल्ड वर्ड्स जिनके साथ हम बहुत ज्यादा रेगुलर हैं उनको हम स्किप करें और नए वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि जो कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, अगर हम उनका यूज करने का आग्रह रखते हैं अपने अंदर, तो फिर हम और बेटर तरीके से एक नएपन के साथ चीजों को एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं। वरना होता क्या है कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही हम अपने आप को प्ले करते रहते हैं, तो एक रिपीटिशन हमारी लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। ये इसलिए भी आ जाता है क्योंकि हम फ्रेश वोकैब को यूज नहीं करते। हम उसे लर्न करने की कोशिश तो करते हैं, डिक्शनरी से नए नए वर्ड्स हम सर्च करते हैं, लर्न करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम कोई ग्रामेटिकल वर्कआउट करते हैं, कोई एक्सरसाइजेज करते हैं जहां पे हमें सेंटेंस देने होते हैं, तो वहां पे हम पर्टिकुलर वर्ड्स को ही रिपीट करते रहते हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन ट्रिक्स का, इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आप इस डिक्शनरी से जबरदस्त एडवांटेज ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में आपको कैसा लगा हमारा ये बुक रिव्यू देखकर? इस डिक्शनरी का मैंने रिव्यू दिया, काफी डिटेल्ड रिव्यू था, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपके मन में बार बार आ रहा है और आपको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको बैक टू बैक ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स लगातार रोज इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे और आप इसमें अपनी कोई भी क्वेरी हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।